नमस्कार दोस्तों, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से हम लोग आज जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली न्यूज़ हैं उन्हें लेते हैं। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, चीन स्थित थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार चीन के बहुप्रचारित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना के निवेश में 2019 के बाद 5% की गिरावट आई है और निवेश में गिरावट का कारण असफल सौदे और कोविड-19 महामारी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं BRI की, जिसे बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना की एक पर्ल पॉलिसी है जिसमें कि ये समुद्री क्षेत्रों में और आपके रोड के द्वारा और जली ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये पूरे विश्व को आपस में कनेक्ट करना चाहता है और जिससे अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है और अधिकतर देशों को इसने अपने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जोड़ रखा है, जबकि भारत इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ के एक थिंक टैंक ने बताया है चीन के कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 5% की गिरावट आई है और निवेश में गिरावट का कारण असफल सौदे और कोविड-19 महामारी को बताया गया है। अवसंरचना ऋण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट और ऋण चूक लोन डिफॉल्ट हेतु चीन अब अफ्रीका में परियोजनाओं के लिए नकदी नहीं दे रहा है। यानी अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट और ऋण चूक यानी लोन डिफॉल्ट हेतु चीन अब अफ्रीका में परियोजनाओं के लिए नकदी नहीं दे रहा है। तो BRI में के विषय में कुछ जानते हैं तो वर्ष 2013 में शुरू की गई एक मल्टी अरब डॉलर की पहल है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका, यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। जैसा कि मैंने बताया, एक तरीके से पूरे विश्व को, यानी दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। इसका उद्देश्य विश्व में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करना, जो बदले में चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा। रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग, अन्य बुनियादी ढांचे जैसे BRI परियोजना में सहयोग करने के लिए 100 से अधिक देशों ने चीन के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार से BRI इनिशिएटिव है जो कि चाइना का है। तो फ्रेंड्स, इसकी ये नॉलेज थी। आगे इसी के विषय में और जानते हैं। BRI के प्रतिपक्ष में कुछ पहले हुई हैं। फ्रेंड्स, BRI को काउंटर करने के लिए B3W पहल यानी G7 देशों ने चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए 47वें G7 शिखर सम्मेलन में बिल्ड बैक बेटर पहल का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य विकासशील कम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के निवेश घाटे को दूर करना है। और इसी प्रकार से ब्लू डॉट नेटवर्क, यह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित एक बहुहितधारक पहल है जो वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने, सरकारों और निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए बनाई गई है। यानी ब्लू डॉट नेटवर्क को औपचारिक रूप से नवंबर 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में घोषित किया गया। और इसी प्रकार से यूरोप में भी एक इनिशिएटिव आया है जिसे ग्लोबल गेटवे के नाम से जाना जा रहा है। तो BRI के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यूरोपीय संघ ने हाल ही में ग्लोबल गेटवे नामक एक नई बुनियादी ढांचा विकास योजना प्रारंभ की। तो इस तरह से चाइना को BRI को काउंटर करने के लिए B3W यानी बिल्ड बैक बेटर, वर्ल्ड, ब्लू डॉट और ग्लोबल गेटवे नाम के जैसे कुछ पहले हैं जो BRI को काउंटर करती हैं। तो इस प्रकार से आगे की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगली न्यूज़ है, भारतीय राष्ट्रपति ने रमन्ना जो भारतीय राष्ट्रपति ने रमन्ना ढाका में पुनर्निर्मित रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन किया, जहां ऐतिहासिक
सुहरावादी उद्यान यानी पूर्व रमन्ना रेस कोर्स स्थित है। पुनर्निर्मित रमन्ना कालीबाड़ी का उद्घाटन मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश और भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के साथ हुआ, जो दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्वर्ण जयंती का प्रतीक है। मार्च 1971 में मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और क्रूर कार्रवाई के कारण नरसंहार हुआ एवं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। मार्च 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान ने बांग्लावासियों के आत्मनिर्माण को दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में एक नरसंहार का नेतृत्व किया। पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जनवादी गणराज्य की स्थापना हेतु लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान से मुक्त होने के बाद बांग्लादेश के लोगों द्वारा प्रार्थना करने के लिए एक छोटा मंदिर स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी। इसी साइट पर जो है छोटा सा मंदिर था जिसे आज पुनर्निर्मित रामन्ना काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगली न्यूज़ है शिक्षा मंत्री द्वारा तोलकप्पियम के हिंदी अनुवाद और शास्त्रीय तमिल साहित्य की 9 पुस्तकों के कन्नड़ अनुवाद का विमोचन किया गया। जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे द्वारा तोलकप्पियम के हिंदी अनुवाद और शास्त्रीय तमिल साहित्य की 9 पुस्तकों का कन्नड़ अनुवाद का विमोचन किया गया। तो तमिल साहित्य संगम युग से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम कवियों की सभा यानी संगम के नाम पर रखा गया है। संगम काल के बारे में कुछ जानते हैं। यह लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की अवधि है। दक्षिण भारत यानी कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के बीच की अवधि को संगम काल का नाम दिया जाता है या नाम से जाना जाता है। यानी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का समय, यानी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के समय को हम क्या जानते हैं? संगम काल जानते हैं। इसका नाम उस अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों सभाओं के नाम पर रखा गया, जो मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में फली फूली। संगमों में प्रख्यात विद्वान इकट्ठा हुए और सेंसर बोर्ड के रूप में कार्य किया तथा संकलन के रूप में सबसे अच्छे साहित्य का प्रतिपादन किया गया। ये साहित्य कृतियां द्रविड़ साहित्य की शुरुआती नमूने थे। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश यानी चेरो, चोल, पांड्य का शासन था। जानते हैं 3 संगम साहित्यों के विषय में, 3 संगमों के विषय में। तमिल कविदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों यानी तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया था, जिसे मुंचंगम कहा जाता है या माना जाता है कि प्रथा संगम मदुरै में आयोजित किया गया। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जो 3 संगम हुए हैं, प्रथम संगम मदुरै में और तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ। पहले के लिए कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, लेकिन दूसरे के लिए तमिल की व्याकरण की पुस्तक तोलकप्पियम उपलब्ध है, जबकि तीसरे में सामूहिक ग्रंथ की कुछ कृतियां उपलब्ध हैं। संगम साहित्य के विषय में थोड़ा जानते हैं। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य में तोलकप्पियम, एटागोई, पटुपट्टू, पिथिनिकरुनुक्कु ग्रंथ और शिल्पाधिकारणम और मणिमेखलय नामक 2 महाकाव्य सम्मिलित हैं। तोलकप्पियम यह तोलकप्पियर द्वारा लिखा गया था।
इसे तमिल साहित्य कृति में सबसे पुराना माना जाता है। तो इस प्रकार से साहित्य संगम काल के विषय में हमने यहाँ पर जाना। बात करते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने अमृतसर और कपूरथला में लिंचिंग की हालिया घटना पर चिंताएं व्यक्त की हैं। मॉब लिंचिंग एक ऐसी शब्द है, यानी एक ऐसा शब्द है जो लिंचिंग है फ्रेंड्स। मॉब लिंचिंग एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लोगों के एक बड़े समूह द्वारा लक्षित हिंसा के कृत्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भीड़ मानती है कि वह पीड़ित को गलत कार्य यानी जरूरी नहीं कि अवैध हो करने के लिए दंडित कर रही है और किसी कानून का पालन किए बिना कथित आरोपी को दंडित करने हेतु कानून अपने हाथ में ले लेती है। तो मॉब लिंचिंग के कारण असहिष्णुता यानी लोग कानून के कृत्यों को स्वीकार करने में असहिष्णु और कथित व्यक्ति को अनैतिक मानते हुए दंडित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह, जाति, धर्म और आदि जैसी विभिन्न पहचानों पर आधारित पूर्वाग्रह मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है जो गौ हत्या में के आरोप में किया जाता है। जैसे गौ हत्या के रूप में लिंचिंग भी की गई है कई बार। तो इस प्रकार से न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है, बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन की, जो कि नीति आयोग का है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अपनी तरह का पहला वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम यानी VIP वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इकोसिस्टम तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। परिचय करते हैं VIP से यानी वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम से। नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भाषा की बाधा को दूर करने की एकल पहल है। यह रचनात्मक अभिव्यक्तियों और लेन देन की भाषाओं को व्यक्तिगत रूप से अलग कर देता है। VIP के लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण करने हेतु AIM अटल इनोवेशन मिशन ने 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक एक वर्नाकुलर टास्क फोर्स की पहचान की है और इसमें प्रशिक्षण देगा। प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इंक्यूबेशन सेंटर के नेतृत्व शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ है। अब जानते हैं इसके महत्व के विषय में। यह भारतीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो वायु एवं महत्वाकांक्षी लोगों के संज्ञानात्मक और डिजाइन दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। यह डिजाइन विशेषज्ञों और नवाचार करने वाले लोगों के एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क के निर्माण में भारत की सहायता करेगा। यह भाषा की बाधाओं को दूर करने और देश के सबसे दूर के क्षेत्रों में नव प्रवर्तनकर्ताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा। यह उन स्थानीय नव प्रवर्तनकर्ताओं के लिए समान अवसर पैदा करेगा जो भारतीय आबादी के 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.4% यानी केवल 10.4% भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं, जिनमें से अधिकांश लोग इसका प्रयोग अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा के रूप में करते हैं। केवल 0.02% भारतीय अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को लेते हैं। किसी भी भाषा और संस्कृति में सीखने हेतु पहुंच प्रदान करना अटल इनोवेशन मिशन स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नवाचार पाइपलाइनों को समृद्ध करने के लिए तत्पर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, भाषा का जो फाउंडेशन है, यानी अब जो इनोवेशन मिशन है उसने वर्नाकुलर में अपने इनोवेशन को लॉन्च करने के लिए 22 भाषाओं में, जो कि हमारे शेड्यूल्स में उनको कॉन्स्टिट्यूशन की 22 भाषाओं में अब ये अवेलेबल होगा, क्योंकि जो अधिकांश लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा में नहीं अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से कर पाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं। अगली बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचांक के विषय में। 2021 रैंकिंग में भारत की स्थिति में 2 स्थान का सुधार हुआ था तथा भारत 46वें स्थान पर आ गया है। वैश्विक नवाचार सूचांक 2021 के बारे में कुछ जानते हैं।
जीआई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वैश्विक यानी बौद्धिक संपदा संगठन विप्पो द्वारा लॉन्च किया जाता है। यानी वैश्विक नवाचार सूचांक विप्पो द्वारा यानी WIPO द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। जीआई का उद्देश्य विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में नवाचार रैंकिंग समृद्ध विश्लेषण के बहुत आयामी पहलुओं पर पकड़ को मजबूत करना है। साझेदारी इसे पोर्टलॉन्स इंस्टीट्यूट और अन्य कारपोरेट भागीदारों के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया गया है। इसमें शामिल हैं ब्राजीलियाई नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ, इकोपेट्रोल कोलंबिया और तुर्किश एक्सपोर्ट असेंबली यानी TIM। संकेतक सूचांक विश्व व्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करती है। लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं तथा इन्हें इनोवेशन इनपुट और आउटपुट में समूहीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है प्रलय मिसाइल के विषय में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने एक नई स्वदेशी रूप में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। मिसाइल का परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी उड़ीसा के तट से किया गया। प्रलय के विषय में कुछ जानते हैं। प्रलय भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और उत्तर या पश्चिमी सीमाओं से किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का जवाब देने में सक्षम है। मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइल को हराने में सक्षम है और हवा से में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों से संचालित है। मिसाइल गाइडेड प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली है और एकीकृत एविनोविक्स शामिल हैं। प्रहार सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनगाइडेड पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और निर्देशित पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट के बीच में के मौजूदा अंतराल को कम करना है। चलिए देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं। इसमें प्रक्षेप गति और प्रक्षेपक में यात्रा, गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध तथा कोरियोलिसिस बल पर निर्भर करती है। यहीं अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो यह तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती है और पुनः उसमें प्रवेश करती है। इसका उड़ान पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। क्रूज मिसाइल जो होती है वो पृथ्वी के अंदर ही उड़ान उसका पथ होता है। लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं जो कि 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक की हैं, जबकि क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो कम दूरी की मिसाइलें होती हैं और लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं। अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की तो पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकेंड, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड और धनुष मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और यदि बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की तो ये एक क्रूज मिसाइल है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने फ्रेंड्स को इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।